क्या कोई इंसान एक एआई चैट बॉक्स से पूछकर 3 लोगों की हत्या की प्लानिंग कर सकता है? क्या एक मशीन किसी मर्डर की साजिश में शामिल हो सकती है, या फिर असली गुनहगार सिर्फ इंसान होता है? और अगर कोई आरोपी महीनों तक एआई से सवाल पूछता रहे कि हत्या कैसे करें, सबूत कैसे मिटाएं, लाश ठिकाने कैसे लगाएं, तो क्या उस चैट हिस्ट्री को कोर्ट में सबूत बनाकर पेश किया जा सकता है? नमस्कार, मैं हूं तृप्ति गौतम और आप देख रहे हैं कड़क। आज बात करेंगे बेंगलुरु के उस ट्रिपल मर्डर केस की जिसने सिर्फ अपनी क्रूरता से नहीं बल्कि एआई के कथित इस्तेमाल की वजह से पूरे देश को हैरान कर दिया। 22 जून की सुबह बेंगलुरु के केआरपुरम इलाके के सिघेल्ली में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। तभी एक अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर खून से लथपथ एक शख्स दिखाई दिया। वो किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए नीचे तक पहुंच रहा था। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन जब पुलिस फ्लैट के अंदर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। घर के अंदर सोम सुंदर और उनकी पत्नी मुथुलक्ष्मी और एक 19 साल की बेटी सुप्रिया खून से लथपथ पड़ी थी। तीनों पर चाकू से कई वार किए गए थे। अस्पताल पहुंचने से पहले 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि गंभीर रूप से घायल सोम सुंदर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक मरने से पहले दिए गए अपने बयान में उन्होंने अपनी बड़ी बेटी श्वेता और उसके लिव इन पार्टनर केनेथ का नाम लिया और कथित तौर पर कहा कि उनकी पत्नी और छोटी बेटी को बचा लिया जाए। यही बयान इस पूरे केस का सबसे अहम सुराग बन गया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि श्वेता अपने लिव इन पार्टनर केनेथ के साथ रह रही थी और घटना के तुरंत बाद दोनों बेंगलुरु से फरार हो गए। कई दिनों तक उन दोनों की तलाश चलती रही और पुलिस ने दोनों को पुडुचेरी से गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच में पुलिस के सामने पैसों का विवाद भी आया। आरोप है कि श्वेता ने अपनी मां से करीब 50 लाख रुपए लेकर केनेथ का क्लाउड किचन बिजनेस शुरू करवाया था, लेकिन बिजनेस नहीं चला, पैसा खत्म हो गया और परिवार में तनाव बढ़ने लगा। पुलिस का दावा है कि इसी दौरान केनेथ के मन में परिवार के प्रति गुस्सा बढ़ता गया। हालांकि ये सभी बातें जांच का हिस्सा हैं और अंतिम फैसला अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों के आधार पर ही होगा। 22 जून को सबसे पहले मुथुलक्ष्मी को फ्लैट में बुलाया गया, उन पर हमला किया गया। कुछ देर बाद सोम सुंदर वहां पहुंच गए तो उन पर भी चाकू से वार किए गए और इसके बाद 19 साल की सुप्रिया भी हमले का शिकार हो गई। यानी कुछ ही मिनटों में पूरा परिवार खत्म हो गया। हत्या के बाद आरोपी घर से नकदी और चांदी के कुछ जेवर लेकर पुडुचेरी भाग गए, लेकिन फोन लोकेशन और अन्य डिजिटल सबूतों के आधार पर पुलिस उन तक पहुंच गई। पूछताछ के दौरान इस केस का सबसे चौंकाने वाला पहलू सामने आया। मुख्य आरोपी केनेथ पिछले करीब 6 महीनों से एआई चैट बॉक्स से लगातार बातचीत कर रहा था, उसे सवाल पूछ रहा था। कथित तौर पर उसने एआई से हत्या करने के तरीके, शव को ठिकाने लगाने, खून के निशान मिटाने और यहाँ तक कि फर्नेस में शव जलाने जैसे सवाल भी पूछे। अब पुलिस ने उस एआई कंपनी को पत्र लिखकर आरोपी की चैट हिस्ट्री मांगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसने वास्तव में क्या पूछा था, कब पूछा था और क्या उसकी चैट उसके कथित बयान से मेल खाती है या नहीं। हालांकि ये तय नहीं है कि कंपनी जांच एजेंसियों को ये जानकारी उपलब्ध करवाएगी भी या नहीं, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया, उपलब्ध डाटा और कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी पर पूरी तरीके से निर्भर करता है। इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या एआई जिम्मेदार है? जवाब है नहीं। एआई अपने आप कोई अपराध नहीं करता। अपराध की योजना बनाना और उसे अंजाम देना इंसान का फैसला होता है। आज लगभग सभी बड़ी एआई कंपनियां अपने चैट बॉक्स में ऐसे सुरक्षा नियम लागू करती है कि वे किसी को नुकसान पहुंचाने या अपराध करने से जुड़े सवालों पर उपयोगी निर्देश देने से बचते हैं। इसीलिए इस मामले में जांच एजेंसियां ये जानना चाहती हैं कि आरोपी ने वास्तव में पूछा क्या था, उसे किस तरह के जवाब मिले। जांच में ये भी सामने आया कि केनेथ सामाजिक रूप से काफी अलग अलग रहता था, जबकि श्वेता कथित तौर पर आर्थिक रूप से उसका साथ देती रही और धीरे धीरे परिवार और दोस्तों से दूर हो गई। हालांकि इन दावों की पुष्टि अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों से ही हुई। फिलहाल बेंगलुरु ट्रिपल मर्डर केस की जांच जारी है। पुलिस डिजिटल सबूत जुटाने में लगी है और अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस केस ने सिर्फ 3 हत्याओं की नहीं बल्कि एआई टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्राइवेसी और कानून को लेकर पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। लेकिन इस पूरे मामले में निकलने वाला सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक ट्रिपल मर्डर कैसे हुआ, बल्कि ये है कि क्या आने वाले समय में एआई किसी भी आपराधिक जांच का अहम हिस्सा बनने वाला है।
आज हम सभी किसी न किसी रूप में एआई का इस्तेमाल जरूर करते हैं। कोई पढ़ाई के लिए, कोई ऑफिस के काम के लिए, कोई कंटेंट बनाने के लिए, तो कोई नई जानकारी हासिल करने के लिए। लेकिन जब इसी तकनीक का इस्तेमाल किसी अपराध की कथित योजना बनाने के लिए किया जाए तो जांच एजेंसियों के सामने कई नए सवाल खड़े हो जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति महीनों तक एआई से ऐसे सवाल पूछता है जो किसी अपराध की तैयारी की ओर इशारा करते हैं। क्या उन चैट्स को उसकी मानसिक तैयारी या इरादे का संकेत माना जा सकता है, या फिर उन्हें सिर्फ इंटरनेट पर की गई सामान्य खोज की तरह देखा जाएगा? ये फैसला आसान नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल है प्राइवेसी का। अगर किसी आपराधिक जांच में पुलिस किसी एआई कंपनी से चैट हिस्ट्री मांगती है तो क्या कंपनी उसे तुरंत दे सकती है? इसका जवाब है हर मामले में नहीं। इसके लिए अलग अलग देशों के कानून, कोर्ट के एक आदेश, कंपनी की डेटा रिटेंशन पॉलिसी और जांच की प्रकृति जैसे कई पहलू मायने रखते हैं। यानी हर केस में प्रक्रिया अलग हो सकती है। इसके अलावा एक और बात समझना भी जरूरी है, एआई कोई इंसान नहीं है। उसके पास अपनी इच्छा, भावना या अपराध करने का इरादा भी नहीं है। वह वही जवाब देने की कोशिश करता है जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया है। आज ज्यादातर एआई प्लेटफॉर्म्स ऐसे बनाए गए हैं कि वो हिंसा, हत्या या किसी गैरकानूनी काम से जुड़े सवालों पर नुकसान पहुंचाने वाले निर्देश देने से बचते हैं। इसलिए किसी भी अपराध की जिम्मेदारी तकनीक पर नहीं बल्कि उस व्यक्ति पर होती है जो उसका गलत इस्तेमाल करता है। इतिहास गवाह है, हर नई तकनीक के साथ यही बहस होती आई है। इंटरनेट आया तो साइबर अपराध बढ़े, स्मार्टफोन आए तो डिजिटल फ्रॉड बढ़ने लगे, सोशल मीडिया आया तो फेक न्यूज और ऑनलाइन ठगी जैसी चुनौतियां भी सामने आई। लेकिन इन सब के बावजूद तकनीक पर प्रतिबंध नहीं लगा, बल्कि उसके इस्तेमाल के नए कानून, नई सुरक्षा व्यवस्था और नई जांच तकनीकें विकसित की गई। संभव है कि एआई के साथ भी आने वाले समय में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। डिजिटल सबूतों की जांच का तरीका बदलेगा, कानून में बदलाव हों और अदालतों के सामने ऐसे कई नए मामले आए जहां एआई चैट, डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन गतिविधियां जांच का हिस्सा बने। लेकिन किसी भी मामले में अंतिम फैसला हमेशा सबूतों और अदालत की प्रक्रिया के आधार पर ही होगा। फिलहाल बेंगलुरु ट्रिपल मर्डर केस की जांच जारी है और कई सवाल के जवाब अभी आने बाकी है। अदालत में पेश होने वाले सबूत ही तय करेंगे कि सच क्या है और दोषी कौन है। लेकिन इस केस ने एक बात जरूर साबित कर दी है कि एआई अब सिर्फ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि भविष्य में जांच एजेंसियों, अदालतों और कानून की बहस का भी एक अहम विषय बन सकता है। आप हमें बताइए, क्या किसी आपराधिक मामले में एआई चैट हिस्ट्री को सबूत माना जाना चाहिए? और क्या एआई कंपनियों को जांच एजेंसियों के साथ ऐसी जानकारी साझा करनी चाहिए, अगर कानून इसकी अनुमति देता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और कड़क को सब्सक्राइब करें।